हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और याद रखिएगा लेक्चर नंबर 2 हम लोग कल कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 3 है वो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार बात कर लेते हैं फटाफट। हमने कहा था कि देखिए, हमने कहा था, अभी भी डायग्राम बना रखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि इसी के आगे बढ़ाना है तो मैंने डायग्राम को हटाया नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है आपके लिए है, आगे फिर आज इसी में बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कल कि जो टेस्टिस है उसकी लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, वो किस तरीके का दिखाई देता है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जो टेस्टिस है वो कैसे एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड करता है। ग्यूबर्नाकुलम क्या इंपॉर्टेंस दिखाता है टेस्टिस को स्क्रोटम में लाने में। ठीक है, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम से कनेक्ट किस ऊतक द्वारा होता है, मैंने बताया आपको ग्यूबर्नाकुलम। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस है वो पेरिटोनियम से होकर के स्क्रोटम में जाता है। तो दो लेयर्स की बनी हुई एक बाहरी परत बन जाती है जिसे हम लोग टुनिका वेजिनलिस बोलते हैं। बाहर जो टुनिका वेजिनलिस है 2 लेयर की बनी हुई है, बाहर वाले को पैरिएटल लेयर बोलते हैं, अंदर वाले को विसरल लेयर बोलते हैं। अब टुनिका वेजिनलिस के अंदर जो है एक दूसरी कंडेंस लेयर है। ठीक है, काफ़ी मोटा लेयर है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं टुनिका एल्बुजिनिया। जो टुनिका वेजिनलिस है वो पूरे वजन के चारों ओर नहीं फैली होती, अधूरी होती है, वो सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग उस चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ते। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने कल कहाँ तक बात की थी। हमने कहा था सब कि ये लेयरिंग है, इसके अंदर जो है टेस्टिकुलर मीडियास्टिनम है, मीडियास्टिनम ने सेपुलर टेस्टिस बनाया तो बहुत सारा पिंड बन गया। टोटल 250 पिंड एनसीईआरटी ने दे रखा है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल, लिडिक सेल और सर्टोल। सेमिफेरस ट्यूब्यूल, लिडिक सेल और कनेक्टिव टिश्यू। भाई भूल गए आप लोग भी हैं, तो यहाँ पे हो गया 3 चीज। अब हमने कल सेमिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया था, लिडिक सेल का काम पढ़ लिया था, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी हमने कल जान लिया था। अब आज आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए ये बना हुआ है सेमिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिफेरस ट्यूब्यूल क्या कर रहा है, पीछे की ओर जाकर के, सेमिफेरस ट्यूब्यूल पीछे की ओर जाकर के थोड़ा सा पतला हो जाता है। या फिर ये करें जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल नली है वो अत्यधिक कुंडलित, हाँ याद रखिएगा, जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है वो अत्यधिक कुंडलित है और पीछे की ओर जाकर के एक पतली नली बनाती है। इस पतली नली को हम लोग बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी। अब बोलेंगे सर ट्यूबुली रेक्टी क्या है, रुक जाइए समझ में आ जाएगा। देखिए सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल पीछे की ओर जाकर के पतली हो गई और एक नेट जैसी रचना, एक जाल जैसी रचना में खुलती है। इस जाल जैसी रचना को हम लोग बोलते हैं रीटे टेस्टिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रीटे टेस्टिस। वैसे इसका काम हो गया है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ये रहा रीटे टेस्टिस। ठीक है, अब रीटे टेस्टिस ध्यान से देखिए, सेमिफेरस ट्यूब्यूल और रीटे टेस्टिस के बीच, सेमिफेरस ट्यूब्यूल और रीटे टेस्टिस के बीच में पतली नली दिखाई दे रही है। ये जो पतली नली है यही तो है ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी, ठीक है, ट्यूबुली रेक्टी। और ऊपर लिखा हुआ है रीटे टेस्टिस। याद रखिए रेटे का मतलब, देखिए मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में, जो कोशिका वाला चैप्टर उसमें पढ़ा रखा है रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो याद रखिए बायोलॉजी में जाल वर्ड के लिए रीटे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में जाल शब्द के लिए रीटे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। रेट भी कह सकते हैं उसे, रेट या फिर रेटे। ठीक है, तो रेटे यहाँ पे देखिए, रेटे मतलब जाल हो गया, टेस्टिस मतलब टेस्टिस के अंदर है, तो जब टेस्टिस के अंदर जाल है तो क्या बोल रहे हैं, रीटे टेस्टिस बोल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये रहा ट्यूबली रेक्टी, आगे एक जाल है, बोल रहे हैं हम लोग इसे रीटे टेस्टिस। अब जो रीटे टेस्टिस है उससे नीचे की ओर एक कम कुंडलित नली, इनर चैम्बर है, ठीक है, छोटा चैम्बर बताया था ना, हाँ। तो यहाँ पे एक कम कुंडलित नली निकलती है और वो धीरे धीरे होकर के नीचे की ओर से होकर के ऊपर की ओर निकलती है। अब इस नली को हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, इसे हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। अब ये जो वासा इफ्रेंसिया, ध्यान से देखें, जो वासा इफ्रेंसिया है वो अब बाहर निकलेगी, ठीक है। इसको भी कल समझ गए थे तो इसको भी हटा देते हैं ताकि यहाँ पे सारे नामों को लिखने के लिए पर्याप्त जगह हमें प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए, मैंने कहा ये रहा वासा इफ्रेंसिया। अब ये देखिए, ये जो वासा इफ्रेंसिया है, ये वासा इफ्रेंसिया है, अब ये बाहर निकलता है, वासा इफ्रेंसिया बाहर निकलता है कम कुंडलित होकर के, लेकिन यहाँ पे ये जो वासा इफ्रेंसिया निकला, अब ये टेस्टिस को 3 दिशाओं से इस तरीके से घेर लेगी। जो वासा इफ्रेंसिया है टेस्टिस को इस तरीके से घेर लेती है। अब ये अत्यधिक कुंडलित है और इसे हम लोग बोलेंगे इपीडिडाइमिस, ठीक है। ये अत्यधिक कुंडलित है, याद रखिएगा, ये अत्यधिक कुंडलित है भाई, बहुत ज्यादा कुंडलित है। इस तरीके से जो इपीडिडाइमिस है वो टेस्टिस के ऊपर चिपकी हुई है, ठीक है। इसे हम लोग बोल रहे हैं इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक। एपिडिडाइमिस नाम सुना था ना, पहला लेक्चर याद करिए भाई, कहा था मैंने एसेसरी डक्ट आएंगी। एसेसरी डक्ट में क्या क्या था, बोले रीटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, पेनिस, सारी नलियाँ थी ना। तो उसी में आगे बढ़ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, अब हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तब मैंने कहा था कि रट्टा मार लीजिए, आगे समझा दूंगा, अब समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये रहा आपका इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस में हम लोग देख रहे हैं कि अत्यधिक कुंडलित नली, ठीक है। जो इपीडिडाइमिस है वो अत्यधिक कुंडलित है। अब इसके बाद कुंडलित है और ये 3 दिशाओं से टेस्टिस को घेर रखी है, ठीक है। तो जो ऊपरी सिरा होता है इसे हम लोग बोलते हैं कापट इपीडिडाइमिस, कापट इपीडिडाइमिस, ठीक है। और जो बीच वाला भाग है इसे हम लोग बोलते हैं कार्पस इपीडिडाइमिस, कार्पस इपीडिडाइमिस। अब जो कार्पस इपीडिडाइमिस है उसके बाद जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग बोलते हैं काडा इपीडिडाइमिस, काडा इपीडिडाइमिस। तो इस तरीके से जो इपीडिडाइमिस है वो 3 भागों में डिवाइड है। हेड वाले को बोलते हैं हम लोग कापट इपीडिडाइमिस, बॉडी वाले को हम लोग बोलते हैं, बॉडी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वाले को हम लोग बोलते हैं कार्पस इपीडिडाइमिस, ठीक है। उसके बाद जो टेल वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं काडा इपीडिडाइमिस। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद ध्यान से देखें कि जो एपिडिडाइमिस बनी हुई है वो कहीं ना कहीं वासा इफ्रेंसिया से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है जो वासा इफ्रेंसिया है उसमें 10 से लेकर के 20 तक छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, वो सब टेस्टिस के बाहर निकलकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एपिडिडाइमिस का निर्माण करती हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई भाई। हमें समझ में आया कि जो वासा इफ्रेंसिया है उसमें 10 से लेकर के 20 ट्यूब हैं और ये 20 ट्यूब मिल करके एपिडिडाइमिस का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब ये जो एपिडिडाइमिस है इसकी लंबाई जो है वो लगभग 6 सेंटीमीटर है। जो एपिडिडाइमिस है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एपिडिडाइमिस का काम है वो 3 काम है, ठीक है। नंबर 1 क्या काम है, देखिए यहाँ पे एपिडिडाइमिस के 3 काम है यहाँ पे। नंबर 1 मैचुरेशन ऑफ स्पर्म
शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है इसमें, ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, मोटिलिटी देता है स्पर्म को, ठीक है, मतलब शुक्राणुओं को तैरने की क्षमता प्रदान की जाती है यहाँ पे। उसके बाद नंबर 3, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म का संग्रहण किया जाता है, स्टोर किया जाता है शुक्राणु को, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी समय तक शुक्राणु सुरक्षित पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये समझ में आ गया। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एपिडिडाइमिस है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका काम क्या है? मैचुरेशन, मोटिलिटी, स्टोरेज, ठीक है। तो याद सुनिए, मैचुरेशन M, मोटिलिटी M, स्टोरेज S, मतलब MMS, इसका अच्छा कोड हो सकता है, ठीक है। याद करने का काम जो है एकदम सिंपल वाला ढूंढना चाहिए, तो MMS एक ट्रिक बन गई है। तो एपिडिडाइमिस का काम क्या भैया? MMS है। MMS का पूरा नाम बताइए? मैचुरेशन, मोटिलिटी, स्टोरेज, ठीक है, समझ में आ गया। अब याद रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पे जो डक्ट्स हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, देखिए ये एकदम क्लियर है, ठीक है, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, क्योंकि अगर झिझक करेंगे तो हम अपने अंदर की जो क्वेश्चन है उनका आंसर पा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मुझसे कई सारे लड़कों ने पूछा है, कई बार पूछा है, उन्होंने कहा कि सर हमें नाइट फॉल होता है, रात में हमारा जो सीमेन है वो बाहर निकल जाता है, इसका क्या रीज़न है? तो याद रखिए, आपका जो सीमेन है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई देखिए जो सीमेन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितना खून लगता है जब सीमेन का एक बूंद बनता है, ठीक है, कितना खून बर्बाद होता है, या फिर कितने खून को एब्जॉर्ब किया जाता है जब जाकर के कहीं सीमेन का एक बूंद बनता है। तो ये सब गलत अवधारणा है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में लार ग्रंथियां हैं, लार निकालती हैं, अगर हम लार का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो लार क्या होगा? उसका वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है क्या कि ये जो ग्लैंड हैं जो सीमेन बना रही हैं, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो जो ग्लैंड हैं जो सीमेन बना रही हैं, जिसे हम लोग वीर्य कहते हैं, सीमेन कहते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो एक ग्रंथियों द्वारा स्रावित तरल पदार्थ है और उसमें स्पर्म है। देखिए सेमिफरस ट्यूब्यूल का काम है स्पर्म को बनाते रहे, ग्लैंड का काम है म्यूकस को, मटीरियल को स्रावित करते रहे, ठीक है। अगर आप उसको बाहर निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दीजिए, वो अपने वेग से बनता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको बाहर नहीं निकालते, अगर आप सीमेन को बाहर नहीं निकालते हैं, बॉडी के अंदर ही वो है, तो क्या होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे जो एपिडिडाइमिस है उसकी भी तो सेल लेयर हैं, उसके पास भी तो कोशिकाएं हैं, वो क्या करेगा? जो सीमेन का न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, खुद अपना खा लेगा, स्पर्म को मार देगा, क्योंकि लाइफ स्पॉन उसका अपना अपना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गलत अवधारणाएं रखी हुई है ना समाज में कि इतना ज़्यादा खाने पीने से कभी सीमेन इतना बनता है, कभी उतना बनता है, नहीं बनता, इसको अगर बाहर निकालते हैं तो ये वेस्ट है, ये खराब है, इससे हमारी बॉडी खराब हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, एक बात तय है कि अगर बच्चे की शादी कम उम्र में कर दी जाती, है तो उसके शारीरिक विकास जो होते हैं वो धीमे तरीके से होते हैं, शारीरिक विकास होता है वो धीरे तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पर उसके बॉडी पर प्रेशर रहता है, या फिर ये कह लीजिए कि रेगुलरिटी एकदम फिर सीमेन निकलना पड़ता है, तो उस टाइम में थोड़ा सा बॉडी डेवलपमेंट होना रुक जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो टॉपिक था कि भाई कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर नाइट फॉल कैसे हो जाता है। तो याद रखिए, जो नाइट फॉल है उसका हमारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं जब हम लोग सोते हैं, अब नाइट फॉल का मतलब पहले बात समझ लीजिए, ठीक है। नाइट का मतलब होता है रात, और फॉल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का वेस्ट तरीके से निकल जाना, ठीक है। तो सोते समय कुछ लोगों का सीमेन ड्रीम्स की वजह से बाहर निकल जाता है, सपनों की वजह से बाहर निकल जाता है, तो कुछ लोग उसको स्वप्न दोष भी बोल देते हैं, ठीक है। होता क्या है हम जब हम सेक्सुअल अट्रैक्शन के चक्कर में होते हैं, ठीक है, जब हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, ठीक है,
पोर्न देखते हैं, पोर्न मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी जो इमेजेस होती हैं वो हमारे ब्रेन में जा चुकी हुई होती हैं और सोने के बाद वही हमारे ब्रेन में आती हैं। तो क्या होता है कि हम एक सपने की दुनिया का आभास करते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादातर पोर्न देखता है या फिर ऐसी किताबें पढ़ता है जिसके कारण सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, ठीक है, तो होता क्या है कि जब वो व्यक्ति सोता है तो उस टाइम उसके ब्रेन में वही सारी चीज़ें घूमती हैं, तो वो सपने की दुनिया में होता है। तो सपने की दुनिया में होता है तो उस समय हमारे ब्रेन को लगता है कि अरे हम तो रियलिटी में ये सब कर रहे हैं, हम तो एकदम वहीं पे आ गए हैं जो हमने देखा था दिन में, ठीक है। अब वो सो रहे हैं, उनका दिमाग सेक्सुअल अट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, वो सपने की दुनिया में खोए हुए हैं। उसी समय ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि अरे अब तो हम एकदम से इसी दुनिया में हैं, चलो बाहर निकाल देते हैं, सब चीज़ तो सही है। और उसी में क्या हुआ, सीमेन बाहर निकल गया। तो ये होता है सीमेन का बाहर निकलना या फिर नाइट फॉल का होना, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या करें, सिंपल सा तरीका है, उन सारी चीज़ों से दूर हो जाइए जो आपको ये सब चीज़ सोचने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आप उन सारी चीज़ों से दूर रह जाइए। आप जब उन सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो आपके दिमाग में उस तरह के ख्यालात नहीं आएंगे, सपने नहीं आएंगे, ड्रीम्स नहीं आएंगे। और जब सपने नहीं आएंगे, ड्रीम्स नहीं आएंगे तो आप उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, आपका ब्रेन हेल्दी हो जाएगा, धीरे धीरे यादें मिट जाएंगी और जो भी प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। नाइट फॉल अगर महीने में एक बार होता है, 15 दिन में एक बार होता है तो भी नॉर्मल है, ठीक है, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नाइट फॉल अपने आप हफ्ते में 2 से 3 बार हो जाता है तब फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो मैंने कहा एपिडिडाइमिस 6 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और इसमें 3 काम होते हैं, मैचुरेशन, मोटिलिटी, स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद जो एपिडिडाइमिस है वो नीचे की ओर मतलब टेल वाले पार्ट से, ठीक है, यहाँ से क्या नाम था इसका, काडा एपिडिडाइमिस, यहाँ से एक कम कुंडलित नली निकलती है, यहाँ से अगर देखें कम कुंडलित नली निकलती है। अब यहाँ से होते हुए एक कम कुंडलित नली निकलती है और ये कम कुंडलित नली कहलाती है वास डिफरेंस। यहाँ से अगर ध्यान से देखें आप लोग तो समझ में आ जाएगा कि ये जो एपिडिडाइमिस है ये अंदर की ओर गई है और अंदर की ओर जाने के बाद यही नली सीधा इसके नीचे होकर के इधर से ये निकल चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है आपका वास डिफरेंस। यहाँ पे ये काडा एपिडिडाइमिस है। काडा एपिडिडाइमिस आगे की ओर बढ़कर के जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में एक छोटी सी नली, लंबी नली होती है, इसे हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई इसे, वास डिफरेंस, ठीक है, इसे हम लोग वास डिफरेंस बोलते हैं या फिर वासा डिफरेंसिया भी बोलते हैं। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब जो वासा डिफरेंसिया है वो क्या है, तो वासा डिफरेंसिया है वो एक लंबी पतली नली है जो प्रत्येक टेस्टिस में एक होती है और निकल करके उदर गुहा में जाती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो यहाँ पे ये वास डिफरेंस है इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है, 30 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई हमको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए एक बार जो भी करना है आप लोग लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का। चलिए, हो गया होगा आपका काम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे अगला टॉपिक मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना रखा है, बाकी आगे आपको बनाते चला जाऊँगा, सिखाता भी चला जाऊँगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जो वास डिफरेंस है वो कैसे एब्डोमेन में जाती है और कैसे इजाकुलेटरी डक्ट बनती है, कैसे यूरिथ्रा में पास करती है इजाकुलेटरी डक्ट, और फिर कैसे सीमेन को बाहर निकाला जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक टेस्टिस ये रहा, दूसरा टेस्टिस ये रहा, इसके बाहर की ओर 3 तरफ से घेरे हुए एपिडिडाइमिस है, यहाँ भी एपिडिडाइमिस ही है। ठीक है, इसके निचले भाग से नली निकली, क्या नाम बताया था इसका भाई, वास डिफरेंस। ठीक है, याद रखिएगा। अब इस तरीके से टेस्टिस से अपने अपने तरफ की टेस्टिस से एक एक शुक्रवाहिनी निकलती है, वास डिफरेंस निकलती है, और ये आगे चल करके उदर गुहा में प्रवेश करती है इस तरीके से। इस तरीके से उदर गुहा में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद, उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद अपनी अपनी तरफ की मूत्रवाहिनी से एक फंदा बनाती है। ठीक है, एक लूप बनाती है यूरेटर से। लूप बना करके ये नीचे की ओर आती है। नीचे की ओर ज्यों ही आती हैं ये फूल जाती है। जो शुक्रवाहिनी है वो नीचे की ओर आएंगी और आते ही फूल जाएंगी, लूप बन जाएगा, इसमें फूल जाएंगी। फूलने के बाद यहाँ पर एक जोड़ी ग्रंथियाँ होती है, एक जोड़ी जनन ग्रंथियाँ होती है, जिसको हम लोग सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल या फिर शुक्राशय कहते हैं। जो सेमिनल वेसिकल है वो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच में दबा हुआ सुरक्षित पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है मूत्राशय, ये रहा मूत्राशय, और इसके पीछे की ओर है मलाशय। ठीक है, ये जो बीच में दिखाया जा रहा है ये आपका है शुक्राशय। ठीक है, तो जो शुक्राशय है सेमिनल वेसिकल है, उससे ये शुक्रवाहिनी आकर के जुड़ जाती है। जो शुक्रवाहिनी टेस्टिस से आई है, यूरेटर से या फिर मूत्रवाहिनी से फंदा बनाई है, नीचे आई है, अब ये क्या करेगी, ये आकर के शुक्राशय की नली से जुड़ जाएगी और तीसरी नली बनाएगी। तीसरी नली बनाएगी, इस नली को हम लोग बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। देखिए ये है वासा डिफरेंसिया, जिसे वास डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, कितनी लंबाई बताई मैंने, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे गया यूरेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरेटर, क्या नाम है इसका भाई, मूत्रवाहिनी। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपकी किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे फंदा बना के आई, शुक्राशय की नली से जुड़ गई। जब शुक्राशय की नली से जुड़ गई तो यहाँ पे एक तीसरी नली बनी। इस नली को क्या कहेंगे, इस नली को कहेंगे हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट। हिंदी में बोलते हैं स्खलन नलिका, इजाकुलेटरी डक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसे स्खलन नलिका। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर का भी जाएगा, ये भी फंदा बनाएगी अपनी। ठीक है, फंदा बनाने के बाद ये भी इस तरीके से नीचे की ओर आएगी। नीचे की ओर आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे भी है एक ग्लैंड। ठीक है, क्या नाम बताया था इसका भाई, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल या फिर शुक्राशय। यहाँ भी ये मिल करके एक तीसरी नई नली बनाती है। इस नली को भी हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। अब ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है वो सीधे के सीधे मूत्राशय से निकला हुआ मूत्र मार्ग में खुलती है। ठीक है, यहाँ ये है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं, यहाँ पे मूत्र संचित होता है। ठीक है, वो यूरिनरी मतलब हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम में देख चुके हैं कक्षा 11 में से। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। अब ये आ गया आपका इजाकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे सीधा यूरेथ्रा में खुल गया। ठीक है, तो इसका नाम हो गया इजाकुलेटरी डक्ट। इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स क्योंकि 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी कुछ बनाएगा। ठीक है, आगे देखने हम। अब इसके बाद अभी हम लोग डक्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर ये रहा आपका यूरेथ्रा।
जिसे हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। पुरुष में जो मूत्र मार्ग है वो लगभग 20 सेंटीमीटर होता है। पुरुष का जो मूत्र मार्ग है वो लगभग 20 सेंटीमीटर होता है। स्त्रियों का जो मूत्र मार्ग है वो केवल 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, जो पुरुषों का मूत्र मार्ग है उससे यूरिन भी पास किया जाता है और जर्म सेल को भी पास किया जाता है, सीमेन को भी पास किया जाता है। ठीक है, मतलब निकाला जाता है बाहर। अब जो लड़कियां हैं या फिर जो स्त्रियां हैं उनमें जो यूरिथ्रा होता है, जो मूत्र मार्ग होता है वो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और सिर्फ उसमें से मूत्र ही बाहर निकाला जाता है, यूरिन को ही केवल पास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये है आपका यूरिथ्रा। अब यहाँ पे देखा हमने कि ये है सेमिनल वेसिकल, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और इसी के नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड होती है। इन ग्लैंडों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, ये जो काउपर्स ग्लैंड हैं इन्हें हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन्हें हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। हमने कहा कि जो यूरेथ्रा है वो क्या है कि 20 सेंटीमीटर लंबा है, 3 भागों में डिवाइड है। जो यूरेथ्रा है वो 3 भागों में डिवाइड है। ध्यान से देखेंगे तो एक वह यूरेथ्रा है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास है। ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा यूरेथ्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूरेथ्रा है इस यूरेथ्रा को हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बीच में है यूरेथ्रा इसे हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलेंगे। और जो यहाँ पे जो मूत्र मार्ग है उसे हम लोग बोलेंगे पेनाइल यूरेथ्रा, क्योंकि पेनिस में समाया हुआ है। ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग पेनिस के बारे में, फटाफट बात कर लेते हैं पेनिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेनिस दिखाया जा रहा है ये जो पेनिस है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। मेल मैन का एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस है। ठीक है, ये क्या होता है? ये इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, इरेक्टाइल सेक्स ऑर्गन होता है जो सेक्स के दौरान इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, और ये होता क्या है कि इसमें, चलिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पेनिस है इसमें 3 भाग हैं। जो अंदर की ओर सबसे है उसे हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस, पेनिस की जड़। ठीक है, यहाँ पे जो है उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस या फिर कार्पस ऑफ पेनिस, कार्पस ऑफ पेनिस। ठीक है, और जो आगे है इसे हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ पेनिस। ठीक है, जो हेड ऑफ पेनिस है इसके ऊपर एक पतली झिल्ली जैसी एक त्वचा की कवरिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो झिल्ली जैसी कवरिंग है इसे हम लोग बोलते हैं प्रीपियोस। जो छिद्र है इसे हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल को। तब इसमें यूरिन भी पास किया जाता है और जेनाइटल मटेरियल भी पास किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग फिर से इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देखो। आज हमने पढ़ा कि वहाँ पे जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना था कि रेटे टेस्टिस कैसे बना, वासा फ्रेंसिया कैसे बना, एपिडिडाइमिस कैसे बना, कार्डा एपिडिडाइमिस क्या है, कापट एपिडिडाइमिस क्या है, कार्पस एपिडिडाइमिस क्या है। कार्पस एपिडिडाइमिस के बाद हमने कहा कि जो एपिडिडाइमिस है उसकी लंबाई कितनी होती है, एपिडिडाइमिस के काम क्या होते हैं, वो सब पढ़ा। फिर हमने कहा वास डिफरेंस कैसे बना, वास डिफरेंस बनने के बाद कहाँ से कहाँ चला गया, फिर बन गया जा करके इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट जा करके सीधा यूरेथ्रा में खुल गया। यूरेथ्रा जो था वो 3 भागों में डिवाइड था, रूट ऑफ नहीं 3 भागों में डिवाइड था, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है,
यहाँ पे ग्लैंड भी दिखाई दे रही हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये सब ऐसे नहीं है, इन सब का काम है अपना, ठीक है। सारी ग्लैंडों के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। याद रहे, लेक्चर को रोज डेली सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लेक्चर अपडेट होते ही मिल जाए, ठीक है। और अपने फ्रेंडों को लेक्चर को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पर।